हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YED के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह के सेकंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओमिनस प्रेसिडेंट इसका टाइटल है। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ आर्टिकल है। ये लिखा हुआ है कैसे डोनाल्ड ट्रंप सारे काले कर्म करके भी दूसरी बार महाभियोग से यानी कि इम्पीचमेंट से बच गए, है ना। आज इस आर्टिकल को सीखने में, पढ़ने में आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वोकैब भी हैवी है और ग्रामर भी हैवी है। सारी की सारी वोकैबलरी और ग्रामर को आप वीडियो के लास्ट में अप्लाई करेंगे इस क्विज़ पे। आप अभी भी कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में इस क्विज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ताकि आपको पता लगे आपने कितना सीखा। शुरू करें क्लास को, फोकस से देखना। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है ओमिनस प्रेसिडेंट। शुरू में ही हैवी वोकैबलरी आ गई है इसमें, है ना। प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है भाई? ये वो प्रेसिडेंट नहीं है राष्ट्रपति वाले। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, कोई अच्छा उदाहरण, एक ऐसी चीज़ जिसका आप आगे जो है ना मिसाल दे सको। तो प्रेसिडेंट को, मिसाल को या उदाहरण को हम पैराडाइम बोलते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं, पैरागॉन बोलते हैं और एंटीसीडेंट बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स लास्ट का देखना, अच्छे वर्ड हैं मिसाल के लिए, है ना। ओमिनस का मतलब क्या होता है भाई? ऐसी चीज़ जो अपशगुनी हो। हिंदी में बता रहा हूँ सीधे सीधे, आगे के लिए आपको कुछ अपशगुन दिखाए, फॉरबोर्डिंग हो, सिनिस्टर हो, इवल हो, डार्क हो, ग्रिम हो, ग्लूमी हो, उसको कहते हैं ओमिनस। अब ध्यान देना, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है जो अपशगुने का उल्टा होता है, शगुन भरा। उसके लिए वर्ड होता है ऑस्पिशियस। वैसे तो दोनों अलग वर्ड हैं, पर देखने में लास्ट में OUS आता है ना, तो दोनों लोग इन दोनों वर्ड्स को आप कन्फ्यूज़ कर देते हैं। ओमिनस का मतलब है अपशगुन भरा हुआ और ऑस्पिशियस का मतलब है शगुन भरा हुआ आगे के लिए। तो कह रहा है अब एक मिसाल मिली है हमें जो अपशगुनी है, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो गया जो आगे के लिए अपशगुन भरा है। अब किसकी बात कर रहा है? ऑन डोनाल्ड ट्रंप इम्पीचमेंट। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चले हुए महाभियोग की बात कर रहा है, जिसमें इसको 2024 में इलेक्शन लड़ने से बार किया जाना था, है ना। कर नहीं पाए इसको। अब देखेंगे टाइटल पैराग्राफ से। कर विद ट्रंप सर्वाइविंग द सेनेट ट्रायल, his politics will remain relevant till 2024। करेक्ट के साथ ही ट्रंप साहब के सरवाइव करने के, बच जाने के, और किसके सामने भाई? सेनेट के ट्रायल के, अमेरिका की पार्लियामेंट के ट्रायल के। समझ गए ना। तो अमेरिका की पार्लियामेंट में जो ट्रायल चल रहा था उससे सरवाइव कर जाने के साथ ही अब जो ट्रंप की पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो रेलिवेंट बनी रहेगी, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगी 2024 तक, अगले इलेक्शन तक। समझ गए ना। तो इसको इम्पीच करके इस पर बैन लगाया जा रहा था कि 2024 में खड़ा ना हो सके फिर से इलेक्शन के लिए, लेकिन ये इम्पीचमेंट में फिर जीत गया, बच गया। अब 2024 में फिर से इलेक्शन में खड़ा होगा प्रेसिडेंटशिप के। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, रेलेवेंट का मतलब होता है जो रिलेटेड हो या अप्रोप्रिएट हो। अब इसका पॉलिटिक्स अप्रोप्रिएट रहेगा। अब इसकी पॉलिटिक्स पे कोई बैन नहीं है 2024 तक, है ना। सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, वर्ब है रिमेन। सब्जेक्ट और वर्ब मिलेंगे आपको मार्क्ड ब्लू और पिंक कलर में हर सेंटेंस का। देख रहे हो ना, पूरे सेंटेंस के, पूरे आर्टिकल का मिलेगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ज़रूर से इसको फॉलो करें। अच्छा, अब एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है। उससे पहले एक लाइक और एक शेयर जरूर देना वीडियो को। समरी ये है कि ट्रंप साहब दूसरी बार इम्पीचमेंट का जो ट्रायल, जो केस इन पे चला था, उसको भी जीत गए। पहली बार चला था 2 साल पहले इनको प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए। दूसरी बार चला है अभी 2021 में इनको अगली बार प्रेसिडेंट ना बनने देने के लिए। दूसरी बार भी इस ट्रायल के सामने वो इम्पीच नहीं हुए हैं, महाभियोग उन पर सफल नहीं रहा है। हमारा आर्टिकल क्या कह रहा है? कह रहा है इस बार सफल रहना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है जो आगे के लिए खराब मिसाल पैदा करके गया है ना, हिंसा फैलाने का। कह रहा है अब जो इनको आप इम्पीच नहीं कर पाए ना, अब ये एक अपशगुनी बात हो गई है, क्योंकि ये आदमी फिर 2024 में आएगा, हिंसा करवाएगा, इलेक्शन लड़ेगा, प्रेसिडेंट बनने की कोशिश करेगा और अमेरिका को नुकसान पहुँचाएगा। समझ गए ना। बस ये इसकी आज की समरी है। आज की टोन है अपोलोजेटिक। अपोलोजेटिक टोन कब होती है? जब कुछ गलत काम हो जाता है और आप उसका बहुत दुख मनाते हो, है ना, यार ये कैसे हो गया, है ना, नहीं होना चाहिए था। तो अपोलोजेटिक टोन है। शुरू कर रहा हूँ आर्टिकल को। आज सुबह में ही SSC वालों का पेपर मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। रात में नहीं कर पाया, मैं जल्दी सो गया था। अब इस पेपर में आपको मिल जाएगा पूरा फुल पेपर, है ना, 1 घंटे का पूरा सीरियल्स प्रीलिम्स आपको कैसे सॉल्व करना है। मेंबर हो तो ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, इन वीडियोस को देख करके अपने एग्ज़ाम स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून करें। मेंबर बनने के लिए आपको पता है ज्वाइन बटन पे प्रेस करके कोई भी मेंबर बन सकता है। चलिए शुरू करें। कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सर्वाइव्ड
by a mere 10 votes the Senate trial that might have convicted him for inciting insurrection। कह रहे डोनाल्ड ट्रंप ने सरवाइव कर लिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बच गया है। और कैसे? लगभग 10 वोट से। और कौन से ट्रायल में? सेनेट ट्रायल में, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा चलाए हुए केस में, जो कि उसको कन्विक्ट कर सकता था, माइट हैव कॉन्विक्टेड, है ना, जो कि उसको आरोपी बना सकता था। और किस काम के लिए भाई? उसको आरोपी बना सकता था इंसाइट करने के लिए, भड़काने के लिए, इंसरेक्शन को, वहाँ पे विद्रोह को। इंसरेक्शन का मतलब क्या होता है? एक राजद्रोह, एक रिबेलियन, एक विद्रोह, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बार बच गए हैं, 10 वोट से बचे हैं उस ट्रायल के सामने जो कि उनको आरोपी बना सकता था इंसाइट करने का, भड़काने का, एक विद्रोह को। अब देखने वाले वर्ड्स, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने है, ट्रंप की वर्ब है हैज सर्वाइव्ड, दैट की वर्ब है माइट हैव कॉन्विक्टेड, मेयर मतलब ओनली, इसका मतलब होता है ओनली, है ना, खाली खाली 10। इंसाइट करना मतलब भड़काना, इंस्टिगेट करना, एनकरेज करना, ये एक जीरंड है। फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, है ना। प्रेपोजिशन अपने बाद में वर्ब लेगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लेगी। यहाँ पे इंसाइट नहीं लिखा हुआ हो सकता था, फॉर की वजह से इंसाइटिंग आना ही था। इंसरेक्शन मतलब विद्रोह, इसके लिए एक वर्ड है कू, इसको कूप ना बोलें, ये होता है कू, रिबेलियन, म्यूटिनी या सेडिशन। चलिए आगे बढ़ें। ध्यान देने की एक ही चीज़ है, कॉन्विक्ट के बाद में जनरली हम ऑफ प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। फॉर एंटायरली गलत नहीं है, लेकिन आप प्रेफर करेंगे कॉन्विक्ट के बाद में हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन को। ही वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ मर्डर, शी वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, डोनाल्ड ट्रंप वॉज कॉन्विक्टेड ऑफ इंसाइटिंग इंसरेक्शन, ठीक है ना। ऑफ प्रेपोजिशन प्रेफरेबल है कॉन्विक्ट के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा ऑल 50 डेमोक्रेट्स ऑफ द अपर चैम्बर वोटेड गिल्टी एंड 7 रिपब्लिकन्स जॉइंड दैम, येट द टैली फेल शॉर्ट ऑफ द 2/3 नेसेसरी फॉर कॉन्विक्शन। कह रहा है सभी के सभी 50 डेमोक्रेट जो है ना अपर चैम्बर में, इसमें भी अपर हाउस और लोअर हाउस होता है हमारी राज्यसभा लोकसभा के जैसे ही, तो कह रहे 50 के 50 डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वहाँ के लीडर्स थे अपर चैम्बर में, उन्होंने वोट कर दिया इसको गिल्टी, उन्होंने इसको दोषी ठहराया। और 7 रिपब्लिकन, 7 इसी के पार्टी के लोग ने ज्वाइन भी कर लिया उन 50 डेमोक्रेट्स को। कह रहे फिर भी जो टैली थी, जो सम टोटल था, जो योग था, फेल शॉर्ट हो गया, पीछे रह गया 2/3 जो नेसेसरी था कॉन्विक्शन के लिए। तो 50 और 57 मिलने के बावजूद 2/3 वोटिंग नहीं कर पाए, इस वजह से इसको कॉन्विक्ट नहीं कर पाए, इस वजह से इस पर महाभियोग नहीं चला। समझ गए ना। अब इसमें देखने वाली चीज़ें, टैली का मतलब है टोटल, सिंपल सेंटेंस है ये फेल शॉर्ट ऑफ क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो शॉर्ट ऑफ नाम का एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है कमी वाला, डेफिशिएंट, लैकिंग। देयर कंपनी वॉज शॉर्ट ऑफ फंड्स, उनकी कमी जो है फंड्स से शॉर्ट थी, फंड्स की उनके पास डेफिशिएंसी थी, है ना, उनकी कंपनी के पास पैसे की कमी थी। समझ गए ना। अब इसी शॉर्ट ऑफ के आगे आप फॉल लगा दें, आप फॉल कर गए हैं शॉर्ट ऑफ रहते हुए, किसी चीज़ तक पहुंच पाने की पहले ही, ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाने से पहले ही आप फेल हो गए हैं, है ना, आप पीछे रह गए हैं, ऑब्जेक्टिव से पहले ही फॉल कर गए हैं। द परफॉर्मेंस फेल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, जो परफॉर्मेंस थी वो फेल शॉर्ट ऑफ हुई, पूरी नहीं कर पाई एक्सपेक्टेशन को, है ना, जो एक्सपेक्टेशन इस परफॉर्मेंस से थी वो ये परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। तो फेल शॉर्ट ऑफ को, फॉल शॉर्ट ऑफ को ऐसे यूज़ करना है। ये 2/3 वाला रूल बहुत सिंपल सा है, आप जानते होंगे। अगर आपको 1/5 लिखा हुआ मिले तो आप पीछे से एस निकाल दें, क्योंकि 1 है ना तो वो सिंगुलर है, अपने बाद में एस नहीं लेने देगा 5th को। वैसे अगर 1/3 हो, कुछ भी लिखा हो पीछे से एस को निकाल देना अगर 1 रखा हो तो। लेकिन अगर 1 की जगह 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी आ जाए तब इस केस में आपको एस लगाना है। समझ गए मेरी बात को। तो 2/3 ही लिखना है, 5/7 ही लिखना है और 1/5 ही लिखना है या 1/3 ही लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे 2/3 लगाया, एस को पीछे रखना पड़ा। बढ़े आगे। करे द चार्जेस framed against the former US president came from the House of Representatives, which impeached him for the second time last month, this time for going on a mob to attack US Capitol building on January 6th. कह रहे जो चार्जेस थे जिनको फ्रेम किया गया था, बनाया गया था खिलाफ में, अगेंस्ट में इस पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट के, कह रहे ये जो चार्जेस थे ना ये केम आए। अच्छा कहाँ से आए भाई, फ्रॉम लगा के बता रहा है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, इनके वहाँ की लोकसभा से, ऐसा समझ लो। कह रहे जिस लोकसभा ने इसको इम्पीच भी किया, इसको रिमूव करने की कोशिश भी की, इस पर महाभियोग भी चलाया दूसरी दफ़ा पिछले महीने, और कह रहे इस दफ़ा चलाया दिस टाइम गॉड ऑन करने के लिए, भड़काने के लिए एक मॉब को, एक भीड़ को, कि वो अटैक करे, हमला करे
अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में, अमेरिका की संसद भवन पे। और कब? जनवरी 6 को। समझ गए ना? तो चार्जेज है ना इसलिए लगाए गए वहाँ की लोकसभा के द्वारा, दूसरी बार लगाए गए। दूसरी बार लगाने का रीज़न यही था कि कैपिटल में जनवरी 6 पे इन्होंने हमला करवाया था, लोगों को भड़का के आगे जो है अटैक करवाए थे। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना सबसे पहला काम। चार्जेस की वर्ब है केम, विच की वर्ब है इम्पीच्ड। इम्पीच करना, महाभियोग चलाना, किसी राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, बड़े आदमी को उसकी कुर्सी से हटाना, है ना। गॉड ऑन का मतलब होता है किसी को भड़का करके गलत काम करवाना। ये बना है गॉड नाम की वर्ब से। गॉड का मतलब होता है वर्ब का जानवरों को डायरेक्ट करना एक लकड़ी के जरिए। लकड़ी के जरिए आप ले जाते हो ना, भैंसें बकरियां चराते हो, वैसे आप इंसानों को भी चरा सकते हो। अगर कोई मोटी बुद्धि का आदमी हो उसको गुस्सा दिला दो और उसको कह दो जाके हमला करेगा। बस इसने यही किया था ट्रंप ने वहाँ के सफ़ेद गोरे लोगों के साथ। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स एक और आया था कैपिटल। ये वर्ड मैंने आपको 2-3 बार करवा दिया। इसी में अगर कैपिटल लगा दूं, TAL लगा दूं, तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। अगर TOL है तो इसका मीनिंग कुछ और है। आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद है तो ज़रूर से कमेंट्स में अपडेट करना, जिनको याद नहीं है कमेंट्स में जाके चेक करना, ठीक है। द अटैक केम आफ्टर 6 months ऑफ स्लोगनरिंग बाय मिस्टर ट्रंप ऑन ट्विटर to the effect that mail-in voting, a necessary feature of pandemic-era election, was fraudulent and that his supporters ought to stop the steal। कह रहा है ये जो अटैक आया ना जनवरी 6 का, ये आया महीनों की नारेबाजी के बाद। स्लोगनरिंग मतलब स्लोगन्स लगाना, नारेबाजी करना। ये अटैक हुआ कई महीनों की नारेबाजी के बाद जो हुई थी ट्रंप के द्वारा। और किस पे हुई थी भाई? ट्विटर के ऊपर हुई थी। और कैसे हुई थी? कुछ इस तरह की हुई थी, टू द इफेक्ट कुछ इस तरह की हुई थी दैट वो ये कि जो मेल इन वोटिंग है, जो लेटर के जरिए वोटिंग अमेरिका में होती है, और जो कि बहुत ज़रूरी फीचर भी है, बहुत अच्छा फीचर भी है पैंडमिक के एरा के इलेक्शन का, महामारी के वक्त में इलेक्शन का। तो ये जो मेल इन वोटिंग है ये फ्रॉडलेंट थी, ये बिल्कुल फर्जी थी। और उसके सपोर्टर्स को, ट्रंप के सपोर्टर्स को रोकना ही चाहिए स्टील को, उसके इस शासन की चोरी को। समझ गए मेरी बात को? तो इसने कई महीने ट्विटर पे ऐसी नारेबाजी की कि आप जो है ना मेरे को प्रेसिडेंट बनने से हटा देने वाले हैं, मेरी जगह किसी और को प्रेसिडेंट ना बनने दें, है ना। क्योंकि मेल इन वोटिंग जो है वो पूरी फर्जी है और मेरे खिलाफ वोट फर्जी तरीके से डाले गए हैं। इसकी वजह से लोगों ने हिंसा की। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखो, मीनिंग हमने निकाल लिया है। स्लोगनरिंग मतलब स्लोगन लगाना, नारेबाजी करना। टू दैट इफेक्ट, इसकी जगह दैट भी आ जाएगा, द की जगह दैट भी आ जाएगा। अब देखो इसको बोलते क्या हिंदी में, कुछ इस तरह का, नॉट एग्जैक्टली। जैसे मैं बोलूँ शी टोल्ड समथिंग टू द इफेक्ट दैट शी इज़ गोइंग टू बी ऑन लीव टुडे। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे 10-20 बातें बताई। उसमें से उन बातों का मीनिंग ये था कि वो आज छुट्टी पे है। सीधे सीधे नहीं बताया उसने, और ना मुझे याद है उसने क्या बोला था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसने मुझे फ़ोन किया और कुछ इस तरह का बताया कि वो आज है ना लीव पे है। मतलब उसकी सब बातों का सार ये था कि वो आज लीव पे है। मुझे एग्जैक्टली उसकी बातें नहीं पता। तो टू द इफेक्ट का मतलब यही होता है कुछ इस तरह का, नॉट एग्जैक्टली। तो ट्रंप की नारेबाजी भी कुछ इसी तरह की थी कि मेल इन वोटिंग फ्रॉड है और आप जाकर के मेरी राष्ट्रपति की कुर्सी को बचाए रखें। समझ गए ना? ऐसे यूज़ किया जाता है इस फ्रेज़ को। देखो मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ हर चीज़ का मीनिंग, है ना। आप इसको ढूंढने बैठ जाओ गूगल पे, फिर आप बहुत रिसर्च करने के बाद लास्ट में इसी मीनिंग पे आओगे। तो मैं आपको रेडीमेड नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ ताकि इसको नोट डाउन करो और ज़िंदगी में कभी भी कन्फ्यूज़ ना हो इस फ्रेज़ को देख के। बढ़े आगे, नोट डाउन करोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। करंट स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम एवरी प्रीवियस इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सजेस्ट दैट हिज क्लेम इज़ एंटायरली अनफाउंडेड। कह रहे जो आंकड़े हैं पुराने वाले, प्रीवियस वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन से, राष्ट्रपति के चुनावों से, कह रहे आंकड़े यही सजेस्ट करते हैं कि ये जो क्लेम है, ये जो दावा है ट्रंप का, टोटली अनफाउंडेड है, बिना किसी आधार का है। अनफाउंडेड मतलब बेसलेस हो, जिसको प्रूव ना कर सके, सिर्फ झुठलाया जा सके, है ना। तो कभी भी मेल इन वोटिंग में फ्रॉड नहीं देखा गया अमेरिका में। पिछले सारे चुनाव यही इसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। करेक्ट, द रिजल्ट वॉज दैट अ वुमन वॉज किल्ड एट द साइट ऑफ द सीज एंड 4 others died during the course of the attack and its aftermath, including a police officer। कह रहा नतीजा क्या था इसका? नतीजा रिजल्ट था कि एक औरत जो है वॉज किल्ड, मारी गई। और कहाँ पे? इस साइट पे, इस जगह पे, इस सीज की, इस ब्लॉकेड की। सीज का मतलब क्या होता है? लोग किसी चीज़ का घेराबंदी करते हैं ना, उसको कहते हैं सीज। तो इस घेराबंदी के दौरान रिजल्ट यही निकला, एक औरत ऑन द स्पॉट ही मारी गई, पुलिस की गोली के द्वारा मारी गई होगी। और कह रहे 4 दूसरे लोग भी डाई कर गए, मर गए
कोर्स ऑफ अटैक के अंदर, इस अटैक के दौरान है ना, जो दो तीन चार घंटे जो अटैक चला उसमें 3-4 लोग और मारे गए। और कह रहे इट्स आफ्टर माथ, इसके बाद में भी जो लोग इंजर्ड हुए थे बाद में उनकी डेथ हुई होगी। कह रहा है इंक्लूडिंग ए पुलिस ऑफिसर, जिसमें एक पुलिस का अफसर भी शामिल था। समझ गए? सिंपल सेंटेंस। सीज का मीनिंग मैंने बता दिया आपको, घेराबंदी बोलते हैं। आफ्टर माथ को आप यूं भी बोल सकते हो इन द वेक ऑफ, है ना, इन द वेक ऑफ। आफ्टर माथ का मतलब ये होता है इस चीज़ के बाद में, फॉलोइंग, है ना। चलिए, कह रहा बियॉन्ड द लॉस ऑफ लाइफ द अटैक वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन एज एन अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन द सोल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। कह रहा लॉस ऑफ लाइफ के भी बियॉन्ड, चलो मर गए लोग जो मरने थे, अब उसके पार जा करके जो अटैक है इसको पहचाना गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा, हाल के प्रेसिडेंट। और कैसे पहचाना गया है? एक अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट की तरह, एक ऐसे हमले की तरह जो आज तक नहीं हुआ, अभूतपूर्व है। और किस पे? आत्मा पे, अमेरिका की डेमोक्रेसी के, वहाँ के जो है गणतंत्र की। समझ गए ना? तो जो बाइडन क्या बोलता है, लोग तो मरे जो मरे, आज तक अमेरिका की आत्मा पे, डेमोक्रेसी की आत्मा पे ऐसा जो है ना अटैक नहीं हुआ। ये देखो अनप्रेसिडेंटेड वर्ड कैसे बना है, ऊपर वर्ड था ऑमिनस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब है मिसाल, ऑमिनस मतलब अपशकुनी, तो वहीं से प्रेसिडेंट के आगे हमने अन लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया। अनप्रेसिडेंटेड हर वो चीज़ है जिसकी कोई मिसाल ना हो, हिंदी में बोलते हैं इसको अभूतपूर्व, नेवर हैपेंड बिफोर, नेवर हैपेंड बिफोर। चलिए आगे बढ़े। कह रहे इन अ सेंस इट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स relentless disregard of the tradition and norms of governance, whether in terms of harsh immigration policies, the rejection of major global alliances and multilateral forms, a willingness to spark off trade wars and exacerbate tensions over tariffs, or to brazenly use his public position for personal gain। मुझे मालूम है इस सेंटेंस को पढ़ते हुए आपके पसीने छूट रहे होंगे, कैसे इसका मीनिंग निकालूंगा, लेकिन ध्यान रखना ये इट और ये मार्क्ड अगर आपने पकड़ लिया ना तो ये सेंटेंस पूरा ही सिंपल है। ध्यान से देखो, कह रहे एक तरीके से, एक सेंस में, इन अ सेंस, एक तरीके से हुआ क्या? कह रहे ये जो ऊपर वाला काम था ना इससे मार्क कर दिया, ये जो ऊपर वाला काम था ये निशान बन गया। और किसका? कल्मिनेशन का, हाईएस्ट पॉइंट का। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट किसका? ट्रंप की रेलेंटलेस डिसरिगार्ड का, ट्रंप की ना थकने वाली डिसरिगार्ड का। डिसरिगार्ड क्या होता है? किसी चीज़ के लिए नज़रअंदाजी, किसी चीज़ को तवज्जो बिल्कुल भी ना देना। तो एक तरह से ये ऊपर वाला जो अटैक था ये बन गया था हाईएस्ट पॉइंट ट्रंप की रेलेंटलेस डिसरिगार्ड का। अब देखो वो डिसरिगार्ड किस चीज़ को करता है ट्रंप? वो करता है ट्रेडिशन और नॉर्म्स को, वो करता है रीतियों को, रिवाजों को, जो है गवर्नेंस के, प्रशासन के। अच्छा कैसे रिवाज, रीति रिवाज कैसे? कह रहे चाहे हो इन टर्म्स ऑफ के रूप में। अच्छा किस रूप में भाई? हार्श इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के रूप में, बहुत ही कड़ी इमिग्रेशन की पॉलिसी। इमिग्रेशन पॉलिसी मतलब बाहर से कोई आदमी अमेरिका में आके कैसे बसेगा, है ना, ग्रीन कार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक तो उसकी पॉलिसियाँ बहुत हार्श थी, दूसरा वो रिजेक्शन करता था बड़े बड़े ग्लोबल अलायंसेस का। WHO से बाहर निकल जाऊंगा, यूनेस्को से बाहर निकल जाऊंगा, है ना, सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊंगा। इस तरह से बड़े बड़े ग्लोबल अलायंसेस का, गुटों का भी रिजेक्शन किया करता था ट्रंप। और मल्टीलेटरल फोरम्स का, ऐसे फोरम्स का भी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का भी जिसमें कई लेटरल थे, कई आयाम थे, है ना, कई कंट्रीज जिनका हिस्सा हुआ करती थी। और उसकी विलिंगनेस भी थी, उसकी पूरी तैयारी भी थी कि वो भड़काए, स्पार्क ऑफ करे ट्रेड वॉर्स को, व्यापारिक युद्धों को, और एक्सेसरबेट कर दे और ख़राब बना दे टेंशन्स को, टैरिफ्स के ऊपर, करों के ऊपर, है ना, टैक्सेस के ऊपर। और या फिर बात हो ब्रेजनली, खुलेआम यूज़ करने का उसकी पब्लिक पोजीशन को पर्सनल गेन के लिए, अपने खुद के फ़ायदे के लिए। तो ये कह रहा है कि ये जो है ना ऊपर वाले अटैक इन सब चीज़ों का कल्मिनेशन है, इन सब चीज़ों का हाईएस्ट पॉइंट है। और ये सब चीज़ें कुछ इस तरह की हैं, है ना। वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को हार्श बना गया, सारी रिजेक्शन कर गया ग्लोबल अलायंसेस का, मल्टीलेटरल फोरम से बाहर निकल गया, है ना, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी से बाहर निकल गया, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील है उससे भी बाहर निकल गया। फिर उसकी इच्छा भी होती थी कि मैं ट्रेड वॉर को भड़काऊं चाइना के खिलाफ और एक्सेसरबेट कर दूं टेंशन को हर कंट्री के साथ टैक्सेस के ऊपर, और खुलेआम यूज़ करता था अपनी पोजीशन को अपने खुद के गेन के लिए। आई थिंक अब समझ गए होंगे, समझाने वाला कुछ बचा नहीं है, वर्ड्स पकड़ लो। कल्मिनेशन का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ बोल दो, एपेक्स बोल दो, पिनाकल बोल दो, है ना, हाईएस्ट पॉइंट। रेलेंटलेस है वो हर चीज़ जो रेलेंट ना करे, जो सरेंडर ना करे। रेलेंटलेस मतलब टायरलेस, ना थकने वाला, ना सरेंडर करने वाला, ना यील्ड करने वाला। इन टर्म्स ऑफ मतलब के रूप में। स्पार्क ऑफ मतलब भड़काना, ट्रिगर करना, प्रोवोक करना। एक्सेसरबेट मतलब चीज़ों को और ख़राब बनाना,
ब्रेजनली मतलब खुले तौर पे, ओपनली, फियरलेसली, है ना, डेयरिंगली। चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। कह रहे द फैक्ट दैट मिस्टर ट्रम्प सर्वाइव्ड द वोट टू कॉन्विक्ट हिम ऑफ हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स एंड पोटेंशियली बार हिम फ्रॉम रनिंग अगेन लीव्स ऑमिनस क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। कह रहा है ये जो तथ्य है ना, ये जो फैक्ट है, ये जो सच है कि ट्रंप सर्वाइव कर गया, ट्रंप बच गया, उस वोट को जो उसको कॉन्विक्ट करने वाला था, जो उस पर आरोप लगाने वाला था, ब्लेम लगाने वाला था हाई क्राइम्स का और मिसडिमिनर्स का। हाई क्राइम्स का मतलब है ऐसे क्राइम्स जब आप ऊंचे ओहदे पे बैठ के करते हो, है ना। हाई क्राइम्स मतलब हाई पोजीशन पे बैठ के किए गए क्राइम्स। और मिसडिमिनर्स का मतलब होता है ऑफेंसेस, ब्रीचेस, ऐसे क्राइम्स जो मतलब इस तरह के हो ना, डर्टी टाइप के हो, डर्टी डीड्स बोलते हैं इसको, मिसडिमिनर्स को। तो कह रहे हैं ये वाला तथ्य है कि ट्रंप बच गया इस वोट के सामने, जो वोट उसको आरोपी बनाने वाला था इन तरह के क्राइम्स का, और पोटेंशियली बार भी करने वाला था उसको रोकने भी वाला था। और किससे? रन करने से फिर एक बार। और किससे रन करने का मतलब है प्रेसिडेंसी के लिए रन करना, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना। कह रहे ये जो फैक्ट है ना, ये लीव करता है, ये जो फैक्ट है ये छोड़ देता है अब शगुने क्वेश्चंस को, ऑमिनस क्वेश्चंस को, और किस बारे में? फ्यूचर के बारे में, रिपब्लिकन पार्टी के, ट्रंप की पार्टी का भविष्य क्या होगा। समझ गए ना। तो ये अगर बच गया ना तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप का भविष्य, ट्रंप की पार्टी का भविष्य बड़ा अपशकुना है, लोगों को अब इन पर विश्वास रहेगा ही नहीं। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, ऊपर मैंने बताया था कॉन्विक्ट के बाद में फ्रॉम ना लगाएं, ऑफ लगाएं, देखो इसने यहाँ लगा भी दिया, ऊपर इसने फ्रॉम लगाया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे गलतियाँ होती हैं और पकड़ी जाती हैं, है ना। कॉन्विक्टेड फॉर लगाया, है ना, और नीचे आकर के इसने कॉन्विक्ट के बाद में जो सही प्रेपोजिशन है उसको यूज़ किया, कॉन्विक्ट के बाद में ऑफ। तो प्रेफर्ड जो है ना हमारे पास जो है प्रेपोजिशन यही है कॉन्विक्ट के बाद में, आप इसी को यूज़ करें जितना हो सके। अब मैं आपको बाकी वर्ड्स भी बता देता हूँ कॉन्विक्ट से मिलते जुलते और वो कौन सी प्रेपोजिशन लेते हैं। अक्यूज़ के बाद में भी ऑफ आता है। एक और वर्ड है चार्ज। चार्ज का मतलब भी होता है किसी पे आरोप लगाना। चार्ज के बाद में आता है विद, चार्ज के बाद में आता है विद, ठीक है। तो ये तो तीनों आरोप लगाने के हैं, कॉन्विक्ट, अक्यूज और चार्ज। तीसरे के आगे लिख दो चार्ज। और दो हैं ये आरोप से बरी करने के, किसी को बाइज्जत बरी करने के, उसके लिए वर्ड है एक्विट और एक्सोनरेट, ठीक है ना। एक्विट के बाद में ऑफ आता है, एक्सोनरेट के बाद में फ्रॉम आता है। याद करने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रीडिंग करोगे, याद करोगे, कहीं लिख लोगे, तभी ये जो ना आपके दिमाग में बैठेंगे। ऐसे बार बार देखते रहो, 2-4 बार रीड करो तो आपको पकड़ में आ जाएंगे सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई क्राइम्स बता दिया, मिसडिमिनर बता दिया, डर्टी डीड्स, गंदे कर्म। ऑमिनस मतलब अपशगुना, इसका उल्टा है ऑस्पिशियस, शगुन भरा। करा इट्स लीडर इन सेनेट मिचेल मैककॉनल waxed eloquent about Trump's culpability for incitement, yet failed to grasp the irony that he had led the majority of his party to acquit the very man he claimed to denounce. कह रहा है इसके लीडर, किसके लीडर भाई? रिपब्लिकन पार्टी के। इसके जो मेन नेता हैं सेनेट के अंदर, जिनका नाम है ये वाला मिच कोनेल, कह रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी की, वैक्स इलोक्वेंट किया। ये मैं ईडियम आपको समझा दूंगा। वैक्स इलोक्वेंट का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बहुत कुछ बोलना या लिखना, है ना, एक ईडियम होती है। कह रहे हैं मिच कोनेल ने, जिसने बड़ी बड़ी बातें भी की, बहुत कुछ बोला ट्रंप की कल्पेबिलिटी के बारे में, ट्रंप के क्राइम के बारे में, ट्रंप के गिल्ट के बारे में, और किसके लिए? इंसाइटमेंट के लिए, भड़काने के लिए। कह रहे फिर भी जो फेल भी कर गए, फिर भी जो बिल्कुल नाकामयाब रहे ग्रैस्प करने में, पहचानने में या समझने में इस आयरनी को, इस उपहास को, इस सरकाज़म को, दैट वो ये कि उसी ने लीड कर चुका है वो पर्सन अपनी पार्टी के मेजोरिटी पीपल को कि वो एक्विट कर दें, बाइज्जत बरी कर दें उसी वेरी मैन को, उसी खास आदमी को जिसको उसने दावा किया था डिनाउंस करने का, बहिष्कार करने का। हुआ क्या? ये बोला तो बहुत कुछ मिच कोनेल, लेकिन लास्ट में वोटों के चक्कर में ट्रंप के खिलाफ बोलने के बावजूद ट्रंप को महाभियोग लगवाने से बचा गया। तो कह रहा है ये मिच कोनेल जो है ना, अब ये सोचेगा ज़रूर बाद में कि जिसके खिलाफ मैंने इतना कुछ बोला, उसी आदमी को लास्ट में मैंने इम्पीचमेंट से बचा लिया, है ना, अपने वोट बचाने के चक्कर में। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर देखने वाले वर्ड्स। लीडर की दो वर्ब्स हैं, पहली है वैक्स इलोक्वेंट, दूसरी है फील्ड। वैक्स इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? पहले इलोक्वेंट समझ लो। इलोक्वेंट का मतलब होता है आउट स्पोकन, बहुत ही खुले तौर पे बोलने वाला, आर्टिकुलेट। व्हेन यू आर इलोक्वेंट अबाउट समथिंग, आप उस चीज़ के बारे में अपने मन में बिल्कुल भी संकोच नहीं रखते हो और पूरे तरीके से बोलते हो मन से, है ना। तो अगर वैक्स इलोक्वेंट हो रहे हो ना,
तो आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा उसके बारे में बोल रहे हो या लिख रहे हो, जो आपके मन में है वो आप बता रहे हो, समझ गए ना। द पीएम वैक्स एलोक्वेंट ऑन अबाउट द नीड टू स्टे यूनाइटेड। पीएम साहब ने बहुत कुछ बोला नीड के बारे में, ज़रूरत के बारे में, जो थी स्टे यूनाइटेड करने की, एक साथ एका करके रहने की, है ना, एकता में रहने की। तो ऐसे ही एक नई इडियम है, शायद आप सीख जाओगे अगर इसको नोट कर लोगे, वैक्स इलोक्वेंट। बाकी देखने वाले वर्ड्स, इलोक्वेंट तो आपको पता ही है ना, एकदम आउटस्पोकन, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी संकोच ना रखना, जो मन में हो बोल देना। ग्रैस्प करना मतलब पहचानना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना। आयरनी का मतलब है उपहास। कल्पेबिलिटी मतलब आपका गिल्ट, आपकी जिम्मेदारी। एक्विट करना मतलब बाइज्जत करना। डिनाउंस का मतलब है बहिष्कार करना, कंडेम करना, बॉयकॉट करना, किसी चीज़ की कड़ी निंदा करना, है ना, डिनाउंस करना। एक्विट के बाद में ऑफ नहीं लगा हुआ, लेकिन कन्फ्यूज ना होना, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ से आपको एक्विट किया जा रहा है उसको ऑफ लगा के बताया जाता है। मैं लिखूँ ही वॉज एक्विटेड ऑफ मर्डर या ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर। तो यहाँ पे तो ऑफ लगाना ज़रूरी है, कहाँ से एक्विट किया गया उसको, किस चार्ज से। लेकिन मैं उसको यूँ ही बोल रहा हूँ, ही वॉज एक्विटेड, मैंने आगे का लिखा ही नहीं। तो अब आप पूछ रहे हो सर ऑफ कहाँ गया, अरे किस चीज़ से क्विट किया गया वो चीज़ तो मैंने बताई नहीं आपको, तो ऑफ लगाने की ज़रूरत ही क्या है, समझ गए ना। इसी वजह से यहाँ पे क्विट नहीं लगा हुआ, ऑफ नहीं लगा हुआ। इसके बाद कह रहे दिस पोटेंशली रेजिज एटलीस्ट 2 सिनेरियोज। कह रहे ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना, कथित तौर पे पोटेंशली है ना, इसमें ताकत है कि ये रेज कर सकती है, खड़े कर सकती है कम से कम 2 सिनेरियोज को, 2 परिदृश्यों को, 2 कंडीशंस को। अब देखो दोनों कंडीशन बताएगा कौन सी हैं। द फर्स्ट इज दैट Congressional Republicans are not as a group convinced that the harm that Mr. Trump did to presidency and the fabric of American society warrants banning him from the highest office in the land. पहली वाली तो ये है कि ये जो कांग्रेशनल पब्लिक्स रिपब्लिकन्स हैं, कांग्रेस में बैठने वाले रिपब्लिकन पर्सन है जो ट्रम्प की पार्टी के, वो कन्विंस्ड हैं, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। और कैसे, नॉट एज ए ग्रुप, एक ग्रुप की तरह नहीं, अलग अलग। कह रहा पहले एक सिनेरियो तो ये है कि सभी रिपब्लिकन्स ने ग्रुप की तरह नहीं, अलग अलग इस चीज़ से मान गए हैं, वो कन्विंस हो गए हैं कि जो हार्म ट्रंप ने की प्रेसिडेंसी को, राष्ट्रपति के पद को और अमेरिका की फैब्रिक को, वहाँ की सोसाइटी के, वहाँ के समाज के ताने बाने को, कह रहे वो वारंट करती है, क्या वारंट करती है, बैन करना उसको हाईएस्ट ऑफिस से, सबसे ऊंचे ऑफिस से इन द लैंड, वहाँ की धरती के। तो रिपब्लिकन्स एज ए ग्रुप अभी भी कन्विंस नहीं है इस बात से कि ट्रंप को हटाया जाना जरूरी है, जो भी ट्रंप ने किया है उसके लिए उसको बार किया जाना चाहिए, है ना। वो यही मानते हैं कि इसको फिर से लाया जा सकता है, इतना बड़ा काम इसने नहीं किया। तो फर्स्ट थिंग तो ये वाली है। अब सेकंड थिंग देखेंगे, उससे पहले वर्ड्स देख लो। फैक्ट द फर्स्ट इज की, फर्स्ट की वर्ब है इज, रिपब्लिकन्स की वर्ब है आर नॉट कन्विंस्ड, है ना, यहाँ पे बीच में एडवर्ब लगी हुई है नॉट। हार्म की वर्ब है वारंट्स और ट्रंप की वर्ब है डिड। वारंट का मतलब है किसी चीज़ को ज़रूरी बनाना, रिक्वायर करना, नेसेसिटेट करना। फैब्रिक का मतलब होता है ढांचा, इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, है ना। चलिए, कह सेकेंड, इवन दो दे माइट सीक्रेटली बिलीव दैट मिस्टर ट्रम्प्स व्यूज वर नॉट इन लाइन विद मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज, दे फियर दैट कन्विंसिंग हिम एंड बैनिंग हिम फ्रॉम अ सेकेंड रन फॉर व्हाइट हाउस माइट हैव द रिवर्स इफेक्ट ऑन हिज सपोर्टर बेस। कह रहे दूसरी चीज़, यहाँ तक कि हालांकि वो हो सकता है सीक्रेटली बिलीव करते हो, मन ही मन में इस बात को मानते हो, दैट वो ये कि ट्रंप की जो व्यूज़ हैं, ट्रंप की जो विचार हैं, वो इन लाइन विद नहीं है, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से नहीं है मेन स्ट्रीम कंजर्वेटिव वैल्यूज़ के। रिपब्लिकन पार्टी की जो मुख्य धारा वैल्यूज़ हैं, जो विचार हैं, जो बड़े कंजर्वेटिव हैं, बड़े दकियानूसी हैं। रिपब्लिकन पार्टी दकियानूसी विचारों को फॉलो करती है ना, कंजर्वेटिव वैल्यूज़ को फॉलो करती है। तो कह रहे दूसरी चीज़ ये है कि वो मन ही मन हो सकता है मानते हो कि ट्रंप की जो विचारधारा है हमारी दकियानूसी विचारधारा से भी बहुत आगे है, हमारे साथ लाइन विद नहीं होती है। लेकिन वो फियर भी करते हैं, वो डरते भी हैं कि अगर इसको कॉन्विक्ट कर दिया, अगर इसको आरोपी बना दिया और इसको बैन कर दिया दूसरी बार भागने से, रन करने से, प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने से व्हाइट हाउस में, तो हो सकता है ये रखेगा खराब इफेक्ट को इसके सपोर्टर बेस पे। ट्रंप का बहुत बड़ा सपोर्टर बेस है, उसको नाराज ना कर डालें इसको कॉन्विक्ट करके। अब ये सपोर्टर बेस कौन सा है, स्ट्रेंथनिंग द मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट। ये वाला जो मूवमेंट है इसको स्ट्रेंथन करने वाला है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, आओ फिर से अमेरिका को महान बनाएं, है ना। गोरे लोग ही बना सकते हैं, काले लोग नहीं बनाएंगे। तो यही ट्रंप का सपोर्टर बेस है। हो सकता है इस डर के मारे इन्होंने ट्रंप को इस बार कॉन्विक्ट नहीं किया। तो मन ही मन तो वो मानते हैं ये पागल है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि इस पागल के पास बहुत सारे सपोर्टर भी हैं। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखें।
मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा, ज़्यादातर लोग जिसमें बिलीव करते हैं वो चीज़ होती है मेन स्ट्रीम, है ना। कॉन्विट के बाद में, अच्छा सॉरी, बैन के बाद में आप देख रहे हैं फ्रॉम, बैन फ्रॉम रनिंग, ध्यान देना, बैन है, रिफ्रेन है, डिबार है, बार है, प्रिवेंट है, एब्सटेन है, सबका मतलब होता है किसी को किसी काम से रोकना, इसलिए आप इनके बाद में फ्रॉम लगा के बताओगे किसको किस काम से रोका गया है ना। तो बैन हिम फ्रॉम सेकंड रन, इसको सेकंड रन से बैन किया गया है, समझ गए ना। फ्रॉम प्रीपोजिशन फिक्स है इनके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस था। आफ्टर ऑल मिस्टर ट्रम्प डिड एंड अप गार्नरिंग over 74 million votes in last year's election, and he mobilized these numbers through a relentless barrage of rhetoric, fueling nativist populism and a sense of disenfranchised white privilege, a political phenomenon not seen in recent decades. सबसे टेढ़ा सेंटेंस पूरे आर्टिकल का यही है ना, इसी वजह से मैंने पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला लिया है, ध्यान से देखना है सेंटेंस को। कह रहे सब चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल ट्रंप साहब इसी मुकाम पे पहुंचे, एंड अप हुए। अच्छा, किस मुकाम पे एंड अप हुए भाई? गार्नर करने के, इकट्ठा करने के 74 मिलियन वोट्स को, 7.5 करोड़ वोट्स को, और कहाँ पे? पिछले साल के इलेक्शन में। कह रहे सब चीज़ों के बाद में इस चीज़ को मत भूल जाना कि ये वही ट्रंप है जो 74 मिलियन वोट्स को लेके आया है पिछले इलेक्शन में। इस काम को करने में ये सफल रहा है, और इसने मोबिलाइज भी किया है, लोगों को लामबंद भी किया है, लोगों को इकट्ठा भी किया है इन नंबर्स को। और कैसे? एक बिना थके रेलेंटलेस बैराज के थ्रू। अब देखो, बैराज का मतलब होता है वर्बल अटैक, ऑल ऑन अटैक। आप अपने मुंह से फुल अटैक करते हो ना, किसी पे गालियां बकते हो, उल्टी सीधी बात करते हो, उसको कहते हैं बैरेज। कह रहा है ये जो नंबर्स इसने मोबिलाइज किए हैं बिना थके गालियां बकते हुए बैरेज के साथ। अब ये बैरेज किसका था? जुमलों का, रिटोरिक का। रिटोरिक का मतलब होता है जुमला। अब ये रिटोरिक कौन से थे? जो फ्यूल करते हैं, जो भड़काते हैं। अच्छा, फ्यूल करने वाला किसको? भड़काने वाला किसको? नेटिविस्ट पॉपुलिज्म को। ये क्या होता है? वहाँ के नेटिव लोग, वहाँ के रहने वाले लोगों में पॉपुलिज्म आ जाए, वो बोले हम ही यहाँ के अमेरिका के लोग हैं, ये बाहर से कौन लोग आए हुए हैं, है ना। नेटिविस्ट पॉपुलिज्म यही होता है, बाहर से आने वाले लोगों से हेट करना। और दूसरा, एक सेंस को, एक भावना को, एक फीलिंग को जो है डिसएनफ्रेंचाइज्ड वाइट की। देखो, वाइट मतलब गोरा, डिसएनफ्रेंचाइज मतलब जिसके पास फ्रेंचाइज ना रही हो, जिसके पास से पावर चली गई हो। तो पावरलेस गोरे होने की भावना को, हम गोरे तो हैं लेकिन हमारी पावर छीन ली गई है, ऐसी प्रिविलेज हमें मिल गई है कि हम ट्रंप को सपोर्ट करें, है ना। तो ये एक ऐसा ही रिटोरिक देता रहा पिछले 4 साल तक, जिसमें इन्होंने इस भावनाओं को बहुत भड़काया कि आप जो हैं गोरे लोग ही अमेरिका हैं और आपसे पावर छीन ली गई है, मैं आपको फिर से दिलाऊंगा। कह रहे ये एक ऐसा सियासी फिनोमिनन है, एक ऐसा सियासी घटना है जो नहीं दिखी गई है यहाँ तक के रिसेंट डेकेड्स में, हाल के दशकों में। तो हाल के दशकों में पहला ऐसा आदमी है ट्रंप जिसने इस काम को किया है, इस भावना को भड़काया। अब समझ गए? तो ऐसे ही सेंटेंस बनाए, इसने ऐसे इतने सारे वोट्स को इकट्ठा किया, ऐसे लोगों को हेट स्पीच दिया, रेलेंटलेस बैराज किया उसने, और इस तरह से लोगों में इस तरह की भावनाओं को फिर से जिंदा किया। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, फिनोमिनल मतलब रेयर एक्रेंस, आप जानते हैं इस वर्ड को, ये सिंगुलर है, इसके आगे ON निकाल के A लगा दूँ तो फिनोमिना बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। डिसएनफ्रेंचाइज मतलब पावरलेस, हेल्पलेस, ये भी आपको पता होगा, तोड़ के मैंने बता दिया है ना। रिटोरिक का मतलब होता है जुमला, ये अपने इंडिया में बहुत फेवरेट वर्ड है लोगों का, है ना, बहुत चलता है, प्रेवलेंट वर्ड है। जुमले को आप मैग्नीलोक्वेंस, ग्रेडिलोक्वेंस, बॉल्डरडैश या कुछ भी बोल सकते हैं ना, रिटोरिक। बैरेज का मतलब होता है वर्बल अटैक। मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना लोगों को। गार्नर मतलब गार्नर का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। एंड अप के बाद में वर्ब की ING फॉर्म आएगी, ये आप जानते हैं इस रूल की वजह से। ये सभी की सभी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में नाउन या जिरेंट को ही लेंगी। वर्थ, एंड अप, वर्थ तो एक एडजेक्टिव है वैसे, है ना। कंसीडर, प्रैक्टिस, कल भी ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था, इसलिए डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ। 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। दिस बुक या द बुक इज़ वर्थ टू रीड, ये बुक पढ़ने लायक है। वर्थ के बाद में आएगी वर्ब की ING फॉर्म जिरेंट, तो मैं क्या करूँगा, इस टू रीड को लिखूँगा रीडिंग। वैसे मैं बोल रहा हूँ द बुक इज़ वर्थ $50, अब यहाँ पे $50 क्या लगा दूंगा, वर्ब की ING फॉर्म, यही करना है ना, रट्टे मत मारा करो। लिखता हूँ मैं, नाउन या जिरेंट दोनों में से एक आएगा। अगर $50 नाम का नाउन रखा है तो पंगे मत लो उससे। आपको मैंने वर्ब को वर्ब की ING फॉर्म में चेंज करने को कहा है, नाउन की ING फॉर्म बनाने से नहीं आपको बोला है ना। वर्थ $50 है, बिल्कुल ठीक है, नाउन आ रहा है वर्थ के बाद में। वैसे ही द एक्स्ट्रावेजेंट मिलियनर एंडेड अप टू सेल एवरीथिंग ही हैड, ये जो खर्चीला मिलियनर था आकर के रुका इस मुकाम पे, और वो था सेल करने का हर चीज़ को जो उसके पास थी। बहुत खर्चे करता था, लास्ट में इसने अपना सब कुछ बेच दिया मिलियनर ने। अब क्या करेंगे, एंडेड अप के बाद में लिखूंगा टू सेल नहीं, सेलिंग, ठीक है ना। वैसे इमेजिन के बाद में भी टू डू नहीं, डूइंग लिखूंगा।
आई कैन नॉट इमेजिन डूइंग समथिंग लाइक दैट, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करना। आई कैन नॉट इमेजिन डूइंग समथिंग लाइक दैट, ये सभी वर्ड्स को ध्यान रखें। चलिए, कह रहा है अनलेस द ग्रैंड ओल्ड पार्टी पिवट्स अवे फ्रॉम दिस ट्रम्प सेंट्रिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स, द बिटर पोलराइजेशन ऑफ द पास्ट फ्यू ईयर्स विल ऑलमोस्ट सडनली मेक एन अगली रिवाइवल बाय 2024। कह रहा है अगर ऐसा ना हो, अच्छा कौन सी चीज़, ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, ये पिवेट अवे ना करे, ये टर्न अवे ना करे, मुड़ ना जाए, इसकी किससे, ट्रम्प सेंट्रिक व्यू से, ट्रम्प के ऊपर जो फोकस हैं, जो केंद्रित हैं उन विचारों से, और जो किसकी हैं, पॉलिटिकल फॉर्चून्स की, सियासी भाग्य की। पॉलिटिक्स में हमारा फॉर्चून ट्रम्प की बातों से ही बनेगा, है ना। कह रहा है अगर इस चीज़ को इसने नहीं छोड़ा, इस पार्टी ने इस चीज़ से पिवट अवे नहीं किया है ना, तो क्या होगा। कह रहे जो बिटर पोलराइजेशन है, जो कड़वाहट भरा ध्रुवीकरण है काले और गोरों का, है ना, और किसका, पिछले कई सालों का, वो पक्का ही सर्टेनली मेक करेगा, बनाएगा एक बहुत ही अगली सी रिवाइवल को, कब, 2024 में। तो कह रहा है अगर ट्रंप की बातों को पीछे छोड़ के रिपब्लिकन पार्टी आगे नहीं बढ़ी ना, तो 2024 में फिर से ऐसी चीज़ें हम देखने वाले हैं, इन चीज़ों का रिवाइवल होगा, फिर से इनमें जान आएगी बहुत अगली तरीके से इस पोलराइजेशन में। चलिए, थोड़ा सा ट्रिकी था आज का ड्यू टू वोकैब, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट 90%। शुरू करेंगे अपने क्विज़ को। कुछ लोगों की कंटिन्यूस शिकायत आ रही है, सर वीडियो छोटी कर दो। मैं इस आर्टिकल को 5 मिनट में आपको पढ़ा सकता हूँ, ट्रांसलेशन करना हो तो 5 मिनट ही लगते हैं मुझे, लेकिन मैं अगर इसको डिटेल में बता रहा हूँ तो आपके लिए ही बता रहा हूँ। आप लास्ट वाला क्विज़ मिस कर दें और बीच के ग्रामर कॉन्सेप्ट मिस कर दें, वीडियो 25 मिनट की हो जाएगी, है ना। चलिए, कह रहे द लेटेस्ट क्राइम सर्वे रिपोर्ट इस्टेब्लिशेज सम डैश फैक्ट्स। कह रहे जो नया क्राइम सर्वे रिपोर्ट है ना, वो इस्टेब्लिश करती है कुछ इस तरह के फैक्ट्स को। अब देखो किस तरह के फैक्ट्स हैं वो, ये आप आगे पढ़ोगे ना, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे अपना जवाब देना है। मैं फर्स्ट वाले को पेंडिंग रखूँगा क्योंकि पहले फैक्ट्स पढ़ लूँ, फिर ही मैं बता पाऊँगा चारों में से कौन से फैक्ट्स हैं। चलो फैक्ट्स देखते हैं। द रिपोर्ट क्लेम्स दैट इवन आफ्टर एब्सटेनिंग डैश कमिटिंग क्राइम्स फॉर मोर देन अ डेकेड। रिपोर्ट का ऐसा दावा है कि यहाँ तक कि एब्सटेन करने के, परहेज करने के, क्राइम कमिट करने से 10 सालों से भी ज़्यादा। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, एब्सटेन, रिफ्रेन, बार, डिबार, प्रिवेंट, इनके बाद में हमेशा क्या लगता है, फ्रॉम। तो मैं क्या करूँगा, एब्सटेन के बाद में यहाँ पे फ्रॉम को चूज़ करूँगा। रिपोर्ट यही दावा करती है कि यहाँ तक कि 10 साल तक क्राइम से परहेज करने के बाद भी, एब्सटेन करने के बाद ही, है ना, एब्सटेन फ्रॉम, एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन, अ ह्यूज प्रोपोर्शन, एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, कितना, लगभग इतना। अब अराउंड के बाद आपको लगाना है 3/7, 3/5, 5/6 और 5/7। याद रखना, अगर 1 शुरू में नहीं आ रहा है तो लास्ट में ऐसा आएगा, लास्ट में ऐसा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सी में, तो सी आपका आंसर है ना। तो एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, लगभग 5/6 का, और किसका, एक्स कॉन्विक्ट्स का, पुराने कॉन्विक्ट्स का, है ना, जिनको सजा होकर के पूरी हो चुकी है, एक्स कॉन्विक्ट्स। कह रहा अगर उनको प्रोवोक किया जाए ना तो वो माइंड नहीं करता है शो करना, यूज़ करना, रिसोर्ट करना और यूजिंग करना, और किसकी तरफ, वायलेंट एग्रेशन को। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्स कॉन्विक्ट्स का जो 10 साल तक क्राइम से परहेज कर लेता है, उसके बाद भी वो माइंड नहीं करता है वायलेंट एग्रेशन को यूज़ करना, ऐसा समझे। अब देखो, डजेंट माइंड, डोंट माइंड, ये वही वाली वर्ब्स हैं जो अपने बाद नाउन या जीरेंट को लेंगी। यहाँ पे आएगा या तो रिसोर्टिंग, या आएगा यहाँ पे यूजिंग। डजेंट माइंड, नॉट माइंड, कंसीडर, एडमिट, ये वही वर्ब्स हैं जो अपने बाद जीरेंट को लेती हैं, है ना। आज हमने किया भी ये कॉन्सेप्ट। तो या तो यूजिंग आएगा या रिसोर्टिंग आएगा, लेकिन ध्यान रखें रिसोर्ट के बाद में टू लगता है, ही रिसोर्टेड टू वायलेंस, है ना। तो रिसोर्टिंग टू के हिसाब से मैं देखूँ तो सी मेरा आंसर है, ना कि डी मेरा आंसर है। तो वो लोग रिसोर्ट टू करना बिल्कुल भी माइंड नहीं करते हैं वायलेंट एग्रेशन का। इवन इफ यहाँ तक कि दैट लीड्स टू टेयर बीइंग कॉन्विक्टेड अब डैश होमिसाइड, यहाँ तक कि अगर ये चीज़ लीड कर जाए उनके कॉन्विक्ट होने को, उनके चार्ज होने को होमिसाइड से, होमिसाइड का मतलब होता है मर्डर, है ना, चाहे उन पर मर्डर का चार्ज लग जाए फिर भी वो वायलेंट एग्रेशन दिखाएंगे। कॉन्विक्ट के बाद में आपको मैंने बताया था ऑफ प्रेपोजिशन प्रेफरेबल है। अब इस केस में मैं देखूंगा तो ये पूरे के पूरे फैक्ट्स देख करके आपको पता लगेगा ये अच्छे फैक्ट्स नहीं हैं। क्रिमिनल्स जो हैं 10-10 साल बाद भी क्राइम करने में परहेज नहीं करते हैं, तो ये बहुत ख़राब फैक्ट्स हैं। अब इसके हिसाब से ए में क्या डालूंगा मैं, देखो ऑमिनस का मतलब होता है जो अपशगुना हो, रिटोरिकल का मतलब है जुमलेबाज हो, कल्मिनेटिंग का मतलब है हाईएस्ट पॉइंट पे हो, ऑस्पिशियस का मतलब है शगुन भरा हो। शगुन तो इसमें कुछ है नहीं, शगुन तो इसमें कुछ है नहीं, बचा क्या, बचा इसमें ऑमिनस।
ये बहुत ही अपशगुने फैक्ट्स हैं, हमारे लिए आगे का फ्यूचर बहुत ख़राब बता रहे हैं, है ना। जुमलेबाजी भी इसमें कुछ नहीं है और कुछ कल्मिनेशन भी नहीं है, ये अपशगुनी बात हो रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ज़रूर से अपना स्कोर बताएं कमेंट्स में। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।